थी कि जो रिसोर्स होते हैं, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है, वो कुछ भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, वो जमीन है, वो हवा है, वो पानी है, वो एनिमल है, जो भी कुछ हमारे आसपास है जिसको हम अपने चारों तरफ देखते हैं, और उनकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी उनका यूज है। ओके, फूड है, क्लॉथ है, फर्नीचर है, बुक, मेडिसिन, इसके अलावा जो कुछ भी आप यूज करते हैं, ओके, ऑल ऑफ देम हैव यूजेबिलिटी एंड वर्थ। या तो उसकी कोई वैल्यू है, ओके, या उसकी वैल्यू नहीं है, बेकार है वो। दिस वर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू। और जो बेकार है उसकी अपनी एक वर्थ, मतलब बेकार नहीं, जो उसकी अपनी एक कीमत भी है। जैसे फूड है, उसकी क्या कीमत है? फूड की कीमत है, आपकी भूख शांत करती है। फूड की कीमत, अनुज, फूड की कीमत नहीं है। कपड़े की क्या कीमत है? वो आपका तन ढकता है, आपको वेदर कंडीशन से बचाता है। ओके, फर्नीचर क्या है? आपको कह सकते हो लग्जरियस लाइफ देता है, रेस्टफुल लाइफ देता है, ठीक है। तो एनी एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विच हैज बोथ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। एनवायरनमेंट का हर वो चीज, हर वो तत्व जिसकी यूटिलिटी है और वैल्यू है, ठीक है, वो रिसोर्स कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन है, इजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनी एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट विच हैज बोथ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा। रिसोर्स क्या होते हैं? संसाधन, यानी पर्यावरण में, वातावरण में पाई जाने वाली वो हर चीज जिसका कोई उपयोग है और जिसकी कोई कीमत है। कीमत जरूरी नहीं वो 100 रुपए की कीमत हो। कीमत क्या है? अगर किसी भूखे को खाना मिला तो उसके लिए खाने की वैल्यू हुई, ठीक है। किसी जो जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े मिले तो उसके लिए कपड़े की कीमत है। प्यासे को पानी मिला तो उसके लिए पानी की वैल्यू है। ओके, किसी के पास घर नहीं है, उसको जमीन मिली, उसने घर बनवा लिया तो उसके लिए कीमत है। तो निखिल, मॉर्निंग में पहली बात तो, और दूसरा स्क्रीन के सामने बैठकर यॉर्निंग ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कृपया हाथ लगाकर अपना मुंह खोले। और ये 3 साल हो रहे हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और 3 साल में रटाते रटाते ये बात मैं थक गई, मगर तुम लोगों में सुधार नहीं है। क्लास में रहो या ऑनलाइन में रहो, मुंह खुल जाता है। मैनर्स नाम की एक चीज होती है, सबके सामने अपने दांत नहीं दिखाए जाते कि कितने तुम्हें भगवान ने दिए। हाथ लगाकर। ओके, नेक्स्ट टाइम मुझे टोकना ना पड़े। कुछ बच्चों का तो सर्टेन होता है कि वो डेली वो वही काम करते हैं, फिर उनके लिए रोज टोकना अच्छी बात नहीं है। नेचुरल हैबिट है और ये एक्शन का रिएक्शन होता है इसमें। तो ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी रिसोर्स हो गई। अब आता है किसी भी चीज का, ऑब्वियसली बात है, रिसोर्स है तो एक ही टाइप का रिसोर्स होगा नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स होंगे। तो अब आपके टाइप ऑफ रिसोर्स आते हैं जिसमें 3 टाइप ऑफ रिसोर्स आते हैं। पहला तो नेचुरल हो गया, दूसरा मैन मेड रिसोर्स होते हैं, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स होता है। ओके, यानी मानव खुद में एक संसाधन है, हम खुद एक संसाधन है, हमारे पास भी यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या है? वैल्यू है हमारी, ज्ञान है हमारे पास। एक इंजीनियर है, वो क्या है? एक वो संसाधन है देश के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने ज्ञान का उपयोग करता है, अपनी स्किल्स को यूज करके कुछ डिफरेंट चीज बनाता है, और उस डिफरेंट चीज को लोग यूज करते हैं। जैसे उसने एक ब्रिज बना दिया, ब्रिज को लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ? वो ब्रिज ने क्या किया? लोगों को यूज में आया, लोगों के, उसकी कीमत हो गई, टाइम बचना शुरू हुआ। तो ह्यूमन को भी एक रिसोर्स कहा जाता है, और ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीजों को ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। अब आता है नेचुरल रिसोर्स। नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल रिसोर्स। क्या होता है नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल, मैम आई कैन से, यस यू कैन से। मैम मैम जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं। हाँ, तो हमें नेचर से कपास भी मिलता है, तो नेचुरल रिसोर्स में आएगा। नहीं आएगा, फिर किसमें आएगा? मैम एक बार
मैम एक बार दोबारा बोलना क्वेश्चन। मैंने कहा नेचुरल, आपने कहा जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्स है, तो मैं पूछ रही हूँ हमें कपास भी नेचर से मिलता है, तो क्या वो नेचुरल रिसोर्स है? कपास, कॉटन बड, जो बड आते हैं कॉटन का, बड मतलब वो नहीं, पूरा कपास का जो फूल होता है जिससे कपास निकलता है, कॉटन निकलता है, रुई निकलती है, वो आपका नेचुरल रिसोर्स है या नहीं? मैम उसमें सारी मेहनत तो मतलब मैम ह्यूमन की लगती है। अच्छा, रुई को बनाने में ह्यूमन की जरूरत पड़ती है? मैम वो तो नेचुरल होता है। वो वाटर, मैम उसका ट्री भी होता है। ट्री की तो मैं पूछ रही हूँ, इसलिए तो मैंने कपास बोला। जिसमें मैम नेचुरल है वो। हाँ, वो नेचुरल रिसोर्स होता है, आपको जरा सा भी कंफ्यूज कर दो हो जाते हो। चलिए, नेचुरल रिसोर्स occurring substance such as the land, air and water that are valuable and necessary in their unmodified form and fulfill our needs in one way or another are called natural resource। इस लाइन का मतलब कौन बता सकता है? आई थिंक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। शालिनी? यस मैम। बताना जरा, तो मैंने रीड किया इसका मैम हिंदी ये मतलब जो क्या नेचुरल समझे? रिसोर्स, ये जो मैम नेचुरल रिसोर्सेज है इनको कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, जैसे डेवलपमेंट, क्या कह रही हूँ, यूज जितनी और लाइन मैंने रीड करी है उसका हिंदी बताने को कह रही हूँ। पूरा पैराग्राफ। नहीं, मैंने कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स तक पढ़ा है, वहां तक हिंदी बताने को कह रही हूँ। Naturally occurring substance such as the land, air and the water that are valuable and necessary in their unmodified form and fulfill our needs in one way or another are called natural resources। जो मैम नेचुरल अकरिंग जो नेचर से हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे लैंड, एयर, वाटर, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है और हमारे लिए नेसेसरी है, उनको जो हमारे नीड्स को एक अनमॉडिफाइड वे में फुलफिल करते हैं, एक वे में या अनदर वे में, से नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। हेलो 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 पृथा, माइक ऑफ पृथा। शालिनी ने बिल्कुल सही बात बताई। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचर से मिलने वाले जो तत्व जैसे हवा, पानी और मिट्टी और जमीन कह सकते हैं, जो हमारे लिए वैल्यूबल है, जिनकी कीमत है और जो जरूरी है इन दियर अनमॉडिफाइड फॉर्म, यानी वो अपने, फिर माइक ऑन हो गया, वो अपने अनमॉडिफाइड फॉर्म में, उनको मॉडिफाइड नहीं करते हैं, अनमॉडिफाइड फॉर्म में ही हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बिना अपना रूप बदले ही। प्लीज माइक ऑफ रखिए, क्लास बार बार अच्छा नहीं लगता आपको टोकना मुझे। अपना रूप बिना बदले हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और नेचुरल रिसोर्सेज को उनके विकास के आधार पर, जैसे वो डेवलप हुए उनके आधार पर, यूज के आधार पर, उनके बनने के आधार पर, स्टॉक उनके कितना भंडार है उनका हमारे पास उसके, और उनके वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो कितनी मात्रा में है, उनके आधार पर डिवाइड किया गया है। तो पहला है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, जबकि पहला यहाँ पे होना चाहिए था बेस्ड ऑन ओरिजिन, जिसमें आते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक आते हैं। चलिए इन्होंने आगे पीछे कर दिए। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, अपने विकास और अपने उपयोग के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स यानी कि जो जिस रूप में है, रिसोर्सेज दैट आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड एक्चुअल, जो हम यूज कर रहे हैं। The coal deposits in the Chota Nagpur plateau and the petroleum oil field of Mumbai High are the example of actual resource। यानी कि वो रिसोर्स जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं। जैसे कोयले का डिपॉजिट छोटा नागपुर के पठार में है और बॉम्बे हाई से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स है। जबकि पोटेंशियल मीन्स होता है संभावना। ओके, These resources
resources are the present around us, ये हमारे चारों तरफ है, but may use only in the future, but हम फ्यूचर में ही सिर्फ इन्हें यूज कर सकते हैं. They cannot be used, और ये इसलिए नहीं यूज होते हैं क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ और टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी के अभाव में, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, जो इनका पूरी संरचनात्मक इनकी रचना होने की वो है, उसके आधार पर ये यूज नहीं हो रहे हैं. जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, खंभात की खाड़ी है गुजरात में, ये भी दोनों, यहाँ पर जनरेटिंग टाइडल एनर्जी, जो टाइडल एनर्जी जिसको हिंदी में ज्वारीय ऊर्जा भी कहा जाता है, उसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है. However, India is yet to set up a plant that can harness all this energy, और इंडिया को क्या करना है इसके लिए, वहां पर प्लांट लगाना है. ओके, प्लांट लगाकर इस एनर्जी को सेव करना है, इस एनर्जी का यूज करना है. एक्सट्रैक्ट एंड यूज होता है, हार्नेस मीन उसको यूज करना है, ठीक है. तो गल्फ जहाँ यानी कि जो समुद्री एरियाज है, जहाँ भी जैसे अभी में 2 का नाम दिया, यानी यहाँ पर ज्यादा टाइड्स आते हैं, तो उस टाइड पे जो टाइड आता है तो होता है लहरें बहुत ऊंची उठती है, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो उनसे एनर्जी जनरेट करने की पूरी संभावना है. तो बट उसके लिए कमी किस चीज की है, कमी है टेक्नोलॉजी, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. इतना महंगा ये सेटअप होता है, इसको डेवलप कर पाना डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ओके, फिर आपके आते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन. रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक, रिसोर्सेज जो होते हैं वो बायोटिक होते हैं और अबायोटिक होते हैं. बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज जो भी हैं, आई थिंक सबको पता होगा बायोटिक किसे कहते हैं, जो आपकी, यस मैम पता है. हाँ, और अबायोटिक वो भी पता है. जैसे वाटर, रॉक एंड लैंड है, ये आपका अबायोटिक है, जबकि बायोटिक में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, ठीक है. प्लांट्स, एनिमल, हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, बिकॉज ये लिविंग थिंग है. वाटर, लैंड, रॉक आपकी क्या हो गई, एयर भी आपकी अबायोटिक में आती है. ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा. बाकी ये तो पता ही है सबको, बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक लिविंग थिंग्स होते हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. तो जिनमें जीवन है, पेड़ों में और जानवरों में ही सिर्फ जीवन है, तो वो बायोटिक हो गए, और बाकी जितना कुछ हुआ आपका वो सारा कुछ अबायोटिक हो जाएगा. बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, अपनी दोबारा बनने की क्षमता कह सकते हो, नए हो जाने की क्षमता के आधार पर फिर डिवाइड किया गया है. मेरी तरफ देखने से अच्छा अगर आप अपनी बुक पर साइलेंट रीडिंग करो तो मुझे भी दिखाई देगा कि आप पढ़ रहे हो. मेरा चेहरा ऐसे देख लो जैसे पहली बार देखा है. बहुत लोग तो बिल्कुल पिक्चर का सीन समझ रहे हैं. बुक पर उसको देखो कहाँ पढ़ रही है मैम. आपके बुक को देखने से कभी न कभी वो आपको रिमाइंड होता है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्लासिफाई किया गया है. ये उनकी रिन्यूएबिलिटी के आधार पर है, उनके नए होने की क्षमता के आधार पर. ओके, तो जैसा नाम से पता चल रहा है रिन्यूएबिलिटी, न्यू माने, न्यू मीन्स क्या होता है, न्यू मीन्स क्या होता है, सिंगल न्यू, नया. नया. ठीक है. री माने क्या होता है, जिस वर्ड के आगे री लग जाता है वो क्या हो जाता है, जैसे रीसाइकिल, साइकिल माने होता है सर्कल, दोबारा. हाँ, रिन्यूएबल दोबारा बनना. ओके, और फिर होते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी जो दोबारा भी नहीं बन सकते हैं, दोबारा नए नहीं हो सकते हैं. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, आर नॉट एग्जॉस्टेबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टेबल नहीं है. दे कैन टू बी रिन्यूड थ्रू वेरियस प्रोसेस. इनको रिन्यू होने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है. जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी आप एक बार इनसे एनर्जी बनाओगे ये दोबारा आपको फिर से मिल जाएंगे. ओके, देयर हैव बीन ट्रेमेंडस डेवलपमेंट इन द टाइडल एनर्जी, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
technology using which we can harness these resources to generate energy. तो जो ये टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसने देयर हैव बीन ट्रेमेंडस डेवलपमेंट, इससे में बहुत सारे मतलब ट्रेमेंडस माने होता है आश्चर्यजनक विकास हुआ है इस क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी के द्वारा इसको यूज करके इस एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है। जैसे कि जैसलमेर है, गुजरात है, आपके तमिलनाडु है, जो सी कोस्टल एरियाज हैं और डेजर्ट एरिया है, वहां पर विंड एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा से। आप वहां पर अगर कभी जाते हो, विजिट करोगे, तो आपको वहां पर विंड मिल ऐसे ही दिखाई पड़ेंगी जैसे जैसे दिख रही ना, कुछ दूरी पे लगी है, कुछ दूरी पर बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई है। मैंने तो गुजरात का देखा है। तो आई थिंक इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है और ये बहुत जल्दी जनरेट हो जाएंगी और बहुत सक्सेसफुल होंगी इंडिया के लिए। तो ये थे आपके रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर होती है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी जो नए नहीं हो सकते, आर एग्जॉस्टेबल एंड आर फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ द अर्थ। ये जो रिसोर्सेज है ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, बट अर्थ में एक लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। वंस एग्जॉस्टेड, जब ये एक बार यूज कर लिए जाते हैं, ओके, दीज रिसोर्स टेक इयर्स टू रिन्यू, इनको बनने में कई सालों का समय लगता है। जैसे अब आप कोयला यूज कर रहे हो, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हो, ये कब बने? इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगा था। आपको प्रोसेस भी पता है कोयले के बनने का क्या प्रोसेस है, तो इतना टाइम फिर से लगेगा इनको दोबारा बनने में। ओके, तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कम करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें। अब आप घरों में भी देख रहे हो, लोग सोलर एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग सोलर पैनल लगवा ले रहे हैं। आपको धूप तो परमानेंट मिलती रहती है, जबकि ये जो लाइट आती है ये थर्मल एनर्जी होती है आपकी, ठीक है। जहाँ पर डैम है वहाँ तो वाटर एनर्जी जाती है, टाइडल वो आपकी क्या कहते हैं उसको, यानी जो पानी से एनर्जी बनती है, वाटर एनर्जी होती है जो, वो जाती है। जबकि बाकी जगहों पर, जैसे पंजाब है, वहाँ पे भाखड़ा नागल डैम है आपका, भाखड़ा नागल, तो वहाँ पर तो आपकी ऑब्वियसली बात है, उस पानी से जो जनरेट होती है लाइट वो जाती है, उसकी सप्लाई है। जबकि दिल्ली में जो लाइट आती है वो थर्मल एनर्जी होती है, ये कोयले से जनरेट की जाती है। अभी कुछ सालों पहले आई थिंक 16 या 17 का इंसिडेंट है, आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको मिल सकता है। एक जगह है ऊंचाहार, एनटीपीसी, जैसे आपके नोएडा में यहाँ पर एनटीपीसी है, तो वो एनटीपीसी है, बट जिसका नाम मैं ले रही हूँ ऊंचाहार नाम है उस जगह का। वहाँ पर एनटीपीसी है वो, और वहाँ से लाइट जनरेट होती है, कोयले के द्वारा लाइट जनरेट होती है। और अभी वहाँ पे कुछ साल 16 या 17-18 का इंसिडेंट है ये, जब वहाँ पर आग लग गई, बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या अब इतनी ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लाइट ज्यादा यूज हो रही है और कोयला की ज्यादा यूज होगा तो खत्म हो जाएगा। बट आप अगर सोलर पैनल लगवा लेते हो और सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, तो इसका दबाव जो है, इसका प्रेशर वो आपके कोयले पर नहीं पड़ेगा। और देखने में भी आया है, बहुत लोगों ने सोलर पैनल को यूज करना शुरू कर दिया है। लोग, एक होता है ना लाइट से इन्वर्टर चार्ज करें, आप सोलर पैनल के थ्रू लोग इन्वर्टर चार्ज करते हैं, तो सारी प्रोसेस होने लगी है सोलर पैनल से, तो सोलर एनर्जी को यूज किया जाने लगा है। बाकी ये जो आपके प्लेन एरियाज है वहाँ पर, जहाँ पर धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हाँ, तो आपका फाइंड फैक्ट था, फाइंड आउट करना है आपको, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ एंड व्हाई ओवर यूजिंग देम वुड कॉज देयर डिप्लीशन। आपको 3 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम बताने हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद ये बताना है कि इनके
क्यों ओवर यूजिंग करने से इनको ये खत्म हो जाएंगे, कॉज ऑफ देयर डिप्लीशन मतलब ये खत्म हो जाएंगे, इनको इनके ओवर यूज करने से क्यों ये खत्म हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका। फिर एक्सप्लोर है आपका ह्यूमन बीइंग शेयर्स एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप विद द नेचर। आपको पता है आपका नेचर के साथ बहुत ही अटूट रिश्ता है। थ्रू आउट द एजेस बहुत सालों से ह्यूमन बीइंग्स हैव not only adapted to different type of natural environment on the earth but have altered them considerably। जबकि हमने बहुत सालों से, आज जब से हम मानव है इस अर्थ पर, उसका एक नेचर के साथ अच्छा रिलेशन है। ओके, और कई सालों से जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, उनको अडॉप्ट कर रहा है। चाहे वो पहाड़ों पे रहना हो, चाहे वो प्लेन पे रहना हो, डेजर्ट पे रहना हो, हर जगह नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनको अडॉप्ट करता है, हर जगह रहने की कोशिश करता है, बट हैव अल्टर्ड, बट उनमें धीरे धीरे चेंज भी कर रहा है। अल्टर्ड माने होता है चेंज करना। सिटीज, some examples which prove that human beings have adapted to different environment on the earth। जो शहर है वो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, और ये प्रूफ करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को अर्थ पर अडॉप्ट किया है। डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग हैव अल्टर्ड द एनवायरनमेंट्स? और क्या आप ये कैसे कह सकते हो कि ह्यूमन बीइंग ने एनवायरनमेंट्स को चेंज किया है? अल्टर्ड माने चेंज करना। ओके, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आता है, यानी उनको कैसे बांटा गया है। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज अ यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज हैं उनको यूबिक्विटस या लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड मीन्स होता है जो आपके चारों तरफ है। लोकल मीन्स, लोकल क्या होता है, आप कहते हैं ना यही लोकल में जा रहे हैं, मीन्स अपने घर के आसपास, अपने जहाँ भी आप रह रहे हो उसी सोसाइटी के आसपास जा रहे हो, तो वही लोकलाइज्ड है, या उसे यूबिक्विटस कहते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो रिसोर्सेज आपके चारों तरफ पाए जाते हैं, जैसे हवा है, धूप है, ये यूबिक्विटस है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट अ सर्टेन प्लेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड। इन्होंने एंड लगाने के बदले यहाँ पर और लगा दिया है। ओके, तो प्लीज आप इसको यहाँ पे एंड कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का मतलब डिफरेंट दिया है। और की जगह एंड लगा दीजिए, दो बताए हैं, एंड लगा दीजिए। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड है, यानी जो आपके चारों तरफ पाए जाते हैं वो यूबिक्विटस है, और जो सिर्फ एक सर्टेन प्लेस में पाए जाते हैं, जैसे आप कह सकते हो लोहा कहाँ पाया जाता है, आयरन का स्टॉक कहाँ पर है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, जबकि कोयला है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो जो सर्टेन प्लेस पर पाए जाते हैं उनको लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर लोकलाइज्ड रिसोर्स है, गोल्ड की जो खान है या सिल्वर की जो माइंस होती हैं वो सिर्फ सर्टेन प्लेस में ही पाई जाती है। ओके, उसके बाद आता है मैन मेड रिसोर्स। जैसे अब आप देख सकते हो यहाँ नोएडा में बहुत जगह ये प्लांट लगा हुआ देख सकते हो। ये क्या हो रहा है, पानी जो होता है ना उसको गर्म करने का एक सोलर इक्विपमेंट है ये, इसके थ्रू पानी को गर्म किया जाता है। यानी कि धूप इतनी तेज होती है, आप तो कह सकते हो हमारे घरों की संख्या तो ऐसे ही इतनी गर्म हो जाती है, बट इस प्रोसेस के थ्रू जब ठंड होती है तो पानी को गर्म किया जाता है, या आप पीने के लिए भी गर्म कर सकते हो। मैंने ये प्लांट यहाँ एनसीआर में बहुत घरों में देखे हैं। ठीक है, और फिर मैन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूजेस इन देयर क्रूड फॉर्म। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अपने उनके असली फॉर्म में यूज करना बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित अवस्था में हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे धूप है उसको एज इट इज नहीं यूज किया जा सकता, हवा है उसको भी अब प्यूरिफाई होती है, वो उसको उसके सेम यूज में नहीं कर सकते कि हवा लिया है पॉलिथीन में भरी और सांस ले, उसका भी कुछ डिफरेंट यूज होता है। क्रूड फॉर्म होता है कच्चे रूप में, जैसी वो है मिट्टी है, मिट्टी को क्या करते हो, मिट्टी ऐसे ऐसे खाते थोड़ी, मिट्टी में बीज डालते हैं। क्रूड फॉर्म में मिट्टी नहीं यूज होती है, कुल मिला के इतना है। लैंड यूज नहीं होती है, घर बनाते हो उस पर तब रहते हैं। These resources are changed into useful product, और जो ये रिसोर्सेज हैं ये यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ह्यूमन बीइंग अपने ज्ञान के आधार पर, अपने नॉलेज के, अपने स्किल्स के आधार पर इनको चेंज करता है यूजफुल प्रोडक्ट में। अब आपको मैं मिट्टी दे दूं और कह दूं इसको चलो खा लो, नहीं खा सकते हो, क्या करोगे, उसका कुछ बनाओगे, क्या बनाओगे। हो
सकता है आप मिट्टी में कोई बीज डालकर पेड़ उगा सकते हो, आप मिट्टी का बर्तन बना सकते हो, उसमें किसी खाने को पका सकते हो। ओके, तो ये है इसका कुल मिला के कहना। और इनमें आते हैं आपके बिल्डिंग, रोड, मशीनरी एंड द व्हीकल्स आते हैं। ये सारी चीजें आपकी मैनमेड रिसोर्स होती हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया नाम से कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नो सब्सटेंस इन नेचर कैन बी रिसोर्स बाय इटसेल्फ। कोई भी चीज, जमीन है सिर्फ पड़ी है, रिसोर्स है? ये चीज क्वेश्चन आप बताओगे। कोई जमीन है वो पड़ी है, वो रिसोर्स होगी? लक्ष्य? यस मैम। एक जमीन पड़ी हुई है, क्या वो रिसोर्स है? और इसके बदले क्वेश्चन डबल है, एक जमीन है जिस पर इंसान खेती कर रहा है, उसने घर बनवा रखा है, रिसोर्स कौन सी जमीन है यहाँ पर? जिसपे घर बना है, जिसपे खेती हो रही है, या जो जमीन ऐसे पड़ी है? जल्दी। मैम रिन्यूएबल रिसोर्स। मैं ये नहीं कह रही, मुझे क्वेश्चन पूछे वो समझे नहीं। मैं कह रही हम हूँ बताएं। आपके पास दो टाइप ऑफ लैंड है, एक पर खेती हो रही है, घर बना हुआ है, और एक बिल्कुल खाली पड़ी है। हाँ अनुज बताओ। मैम दोनों ही रिसोर्स है। नहीं, जिस पर घर घर बना और बना हुआ फार्मिंग हो है, रही है। जिसपे हाँ फार्मिंग हो रही है मैम। जिसपे फार्मिंग हो रही है, जिसपे घर बना हुआ, वो रिसोर्स कहा जाएगा। जो खाली पड़ी है वो रिसोर्स में नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस बिना उसके ह्यूमन के जो है वो रिसोर्स नहीं बनता है, जब तक आप उसमें अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स नहीं लगाओगे। आप मान लो लोहे का कहीं भी डिपॉजिट है, लोहे की माइंस हैं, तो वो अपने आप थोड़ी आपको बताएगी आ जाओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ मैं यहाँ हूँ। आप उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ उसको फाइंड आउट करोगे, आपको कुछ सिम्टम्स मिलेंगे, तब आप पता करोगे कि यहाँ पर है, उसके लिए उसको निकालना शुरू करोगे। और जब उसको निकालोगे तो उसको जो भी प्रोसेस यूज करके अपने यूज में लाओगे। वरना बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पड़े हुए, जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पे बहुत सारी डिपॉजिट्स हैं, बट क्या है उसका, वो यूज नहीं हो रही है, पड़ी है क्योंकि वहाँ मानव नहीं है। तो बस वही बात यहाँ पे कही, कोई भी तत्व जो नेचर का है वो अपने आप में संसाधन नहीं होता है। इट ओनली बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन इट पुट्स टू यूज बाय अस। जब तक वो हम यूज नहीं करते हैं तब तक वो संसाधन नहीं होता है। नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ओके, जब तक हम अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी से उसको यूज नहीं करते, वो संसाधन या रिसोर्स नहीं बनता है। एजुकेशन एंड गुड हेल्थ हैव हेल्प्ड देम ह्यूमन बीइंग टू बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, इसीलिए आप में इतना प्रेशर होता है कि पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए। एजुकेशन जो है और गुड हेल्थ, ये दो चीजें जो है मानव को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं। यानी अगर एक मैं अपनी बात करूं या आपकी, चलो अभी तो आप बच्चे हो, अभी आप रिसोर्स में नहीं आ सकते हो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, मैं सीख चुकी हूँ। मैं अगर मैं परमानेंट बीमार रहूं, ठीक है, मेरे पास ज्ञान ना हो, तो मैं क्या आपके यूज में आ सकती हूँ? नहीं आ सकती ना। आपको कौन बताएगा, कौन पढ़ाएगा? ठीक है, तो वो चीजें मैं कैसे अपने लिए अर्न कर सकती हूँ। ओके, देयरफॉर एनी कंट्री दैट वांट टू प्रोग्रेस, जब कोई देश तरक्की करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो उसको दोनों रिसोर्सेज की केयर करनी होगी, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, फिर ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके पास लैंड है, वाटर है, एयर है, तो क्या करना है आपको उसका? उसके बाद आपको ह्यूमन को एजुकेट करना है, उसकी गुड हेल्थ पर ध्यान देना है, और ये तीनों रिसोर्सेज को फिर वो अपनी स्किल से चेंज करके अपने यूज में ला सकता है। इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है वो आप पढ़ोगे, और आपका टाइम ओवर हो रहा है।